नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ पेडागोजी की PYQ क्लास, जिसमें आपकी मैथ पेडागोजी की क्विक रिवीजन हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में आप भी अपने आंसर देते रहिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। ऑप्शन ए है मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन बी है ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। ऑप्शन डी है ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं हैं। ऑप्शन ए है प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। ऑप्शन बी है एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। ऑप्शन सी है एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। ऑप्शन डी है छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। ये आपका पूछा है कि गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने की विशेषता नहीं है, नहीं में पूछा था आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 में चतुर्थांश की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए है चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना। ऑप्शन बी है ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना। ऑप्शन सी है चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। तो आपने बताना है इसमें से कि फर्स्ट में CAB होगा, सेकंड में ABC, थर्ड में ACB और फोर्थ में BCA। तो क्रम में आपने इसको एक सीक्वेंस में लगाना है कि सबसे पहले क्या होगा इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ठोस पदार्थ लेकर उसको चतुर्थांशों में बांटेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या किया, ये एक पिज़्ज़ा प्लेट ले ली, ठीक है, गोल गोल नहीं बना भाई। ये एक पिज़्ज़ा प्लेट ले ली, तो इसमें से बच्चों को दिखाया कि ये देखो भाई इसके 4 पार्ट हैं आपके पास। ये बच्चों को सबसे पहले क्या दिखाया कि ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना, कि ये इसके 4 पार्ट हो गए। एक पार्ट ये है इसका, ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है पार्ट इसका। तो बच्चों को दिखाई दे रही है वो चीज़, क्योंकि जो आपका मैथ है वो मैथ आपका अमूर्त है, कॉन्क्रीट नहीं है, मैथ आपका अमूर्त है। तो बच्चों को तो अमूर्त चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो समझ क्या आएगा उनको, कॉन्क्रीट मटेरियल जो मूर्त हैं, जो उनको दिखाई देती हैं। तो फर्स्ट क्या करेगा टीचर, ठोस पदार्थ उनको ये ले लिया उसने और बताया कि आपके पास पिज़्ज़ा है और इसके मेरे पास 4 पार्ट हैं। तो इसमें क्या किया उसने, टीचर ने, फिर सेकंड नंबर पर क्या आएगा आपका, फिर वो इसको प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। चित्र दिखाना कैसे, ये जैसे उसने चित्र दिखाया टीचर ने, फिर क्या करेगा उसको वो, कि ये एक पार्ट जो है भाई मैंने एक बच्चे को दे दिया। तो टीचर ने पहले बच्चों से पूछा कि मेरे पास टोटल पार्ट कितने थे। बच्चों ने क्या बताया कि सर आपके पास टोटल पार्ट 4 थे। तो अब टीचर ने उनसे पूछा कि अब मैंने बच्चे को कितने पार्ट दे दिए उसमें से। तो बच्चों ने क्या बताया कि सर आपने बच्चे को एक पार्ट दे दिया। तो ये जो है बच्चों को ये चीज़ आप बच्चों को लास्ट में दिखाएंगे, जो उसका प्रतीक है आपका, सिंबल है आपका उसका चतुर्थांश का, वो आप बच्चों को लास्ट में दिखाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा कि BCA। सबसे पहले ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटेंगे, फिर चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाएंगे, फिर क्या करेंगे, चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। ऑप्शन ए है उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। ऑप्शन बी है उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। ऑप्शन सी है शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। ऑप्शन डी है उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। इसका जो आपकी समावेशी विद्यालय है उसमें जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनके लिए आप कैसे कार्य करोगे, वहाँ पर उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करोगे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका कि शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके।
ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3rd के छात्र ने 16 × 25 का गुणन इस प्रकार किया कि 16 × 25 उसने फैक्टर बना दिए। पहले 16 के फैक्टर बनाए उसने 8 × 2, फिर उसने 25 के फैक्टर बनाए 5 × 5, फिर आगे उसने इसको फैक्टराइज किया और आफ्टर फैक्टराइज करने के बाद उसका आंसर भी यही निकला। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है, ये बताना है इसमें कि छात्र ने इसमें कौन सा नियम लगाया है। ऑप्शन ए है प्रतिलोम गुणन सिद्धांत, ऑप्शन बी है वितरण सिद्धांत, ऑप्शन सी है साहचर्य सिद्धांत, या फिर ऑप्शन डी है पुनरावृत्ति योग। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साहचर्य सिद्धांत, जिसमें आप फैक्टराइज मल्टीपल करते हो या आप नंबर्स को मल्टीपल करते हो, आंसर आपका वही निकलेगा, उसको साहचर्य सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। ऑप्शन ए है आकलन करना, ऑप्शन बी है पक्षांतरण, ऑप्शन सी है मानसदर्शन, ऑप्शन डी है कंठस्थ करना। ये पूछा है इन्होंने कि कौन सा प्रक्रम नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कंठस्थ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है मापन, ऑप्शन बी है वर्गीकरण, ऑप्शन सी है वर्ग समावेशन, ऑप्शन डी है संरक्षण। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपने इसमें बताना है कि आपका सही कथन कौन सा है संख्यांक और संख्या के बारे में। तो सबसे पहले क्या है आपका इसमें कि संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी है एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब आपने इसमें कूट में बताना है कि आपका ए और बी दोनों शुद्ध हैं, फिर सेकंड है आपका ए और बी दोनों ही अशुद्ध हैं, फिर थर्ड है ए शुद्ध है बी अशुद्ध है, फिर आपने 4 में बताना है कि बी आपका शुद्ध है और ए अशुद्ध है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर कि आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, ए शुद्ध है और बी अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। ऑप्शन ए है एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं। ऑप्शन बी में है एक 9950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई है, नई कीमत क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन सेकंड है ए योग की संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन सी है ए योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन डी है दोनों ही योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। तो आपने बताना है इसमें कि कौन सा इसकी संरचना है उसको प्रदर्शित करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड कि जो आपका ये ए है वो योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए है लंबाई में संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, ऑप्शन बी है भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है, ऑप्शन सी है आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है, ऑप्शन डी है भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी कि भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। अब इस पर जीन पियाजे ने क्या बताया है कि बच्चा सबसे पहले किसको सीखेगा, नंबर को सीखेगा। सबसे पहले नंबर के बाद बच्चा किसको सीखेगा, लेंथ को सीखेगा, फिर लेंथ के बाद बच्चा किसको सीखेगा, वेट को सीखेगा, और लास्ट में सबसे लास्ट में बच्चा वॉल्यूम को सीखता है। तो यहाँ पर इसने क्या कहा, ऑप्शन बी में आंसर क्या निकला कि भार के संरक्षण
जो हमारा वेट को कंजर्वेशन किया उसकी समझ जो है वो आयतन के संरक्षण से पहले आती है। हमारा वेट कहाँ है, यहाँ पर है आपका, और वॉल्यूम ये है आपकी। तो यहाँ पूछा गया कि भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले, तो आयतन के संरक्षण से पहले आ रही है इसकी समझ, तो यही आपके क्वेश्चन में पूछा है। ये ज़रूर कर लेना कि सबसे पहले नंबर आता है, फिर आपका ये लेंथ आती है, फिर वेट आता है, फिर आप में वॉल्यूम। ये 4 चीज़ें आपको ऐसे याद रखनी है। NLWV, N से नंबर, L से लेंथ, W से वेट और V से वॉल्यूम। ऐसे फिर आप कभी इसको भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा 4th के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार समूहों में व्यवस्थित करें और इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणा को संबोधित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है क्षेत्रफल आयतन लंबाई, ऑप्शन बी है आयतन क्षेत्रफल लंबाई, ऑप्शन सी है क्षेत्रफल गुणनखंड परिमाप, ऑप्शन डी है क्षेत्रफल परिमाप आयतन। तो इससे जो टीचर है वो बच्चों को क्या क्या सिखा सकता है, इससे टीचर बच्चों को ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्षेत्रफल सिखा सकता है, गुणनखंड सिखा सकता है और परिमाप सिखा सकता है। को 25 टाइल्स या उसका आयताकार समूह में उसको व्यवस्थित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा गणित के प्रश्न हल करने का कौशल है। ऑप्शन ए है कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना, ऑप्शन बी है प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना, ऑप्शन सी है चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना, ऑप्शन डी है विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कि विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप को देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन हीले के जिस विकास की अवधारणा का संकेत करते हैं वह है। ऑप्शन ए है भिन्न, ऑप्शन बी है संख्या की संकल्पना, ऑप्शन सी है स्थानीय मान, ऑप्शन डी है ज्यामितीय चिंतन। तो आपका जो वैन हेले हैं उन्होंने किस अवधारणा की तरफ संकेत किया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्यामितीय चिंतन। अब इसमें सबसे पहले क्या किया उन्होंने, जो वैन हीले हैं उसने लेवल बताए हैं 4 कि बच्चा सबसे पहले लेवल 0 है, फिर लेवल 1 है, फिर लेवल 2 है, फिर लेवल 3 है। जो फर्स्ट लेवल है बच्चे का उसमें बच्चा क्या करता है, सबसे पहले चीज़ों को विजुअलाइज करता है, चीज़ों को देखता है। फिर सेकंड लेवल जो आपका नंबर फर्स्ट है लेकिन लेवल सेकंड है, उसमें बच्चा क्या करेगा, चीज़ों का एनालाइज करेगा। फिर जब आपका थर्ड लेवल आएगा बच्चे का, तो इसमें जो बच्चा है वो क्या करेगा, वो फॉर्मूले ढूंढने का काम करेगा। इसमें ये फॉर्मल स्टेज हो जाएगी आपकी। उसके बाद होगा आपका दृढ़ता, रिगर, नंबर 4 पर। लेकिन जो आपका प्राइमरी लेवल का जिनका पेपर 1 है उसमें इन 2 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस। विजुअलाइजेशन में क्या होगा कि बच्चे को कोई मटेरियल दिखा दिया, कि बच्चे को जैसे समोसा दिखाया तो बच्चे को क्या बताया कि जो आपका ये समोसा है, समोसा किस टाइप, टीचर उसको बताएगी कि समोसा आपका किस में है, ट्रायंगल में है, ट्रायंगल बता दिया। बिस्किट दिखा दिया बच्चे को कि आपका रेक्टेंगल है। फिर जब बच्चा सेकंड स्टेज पर जाएगा तब बच्चा खुद उसमें डिफरेंस करेगा कि जो ट्रायंगल है आपका वो समोसे की शेप में है और जो आपका रेक्टेंगल है वो आपका बिस्किट की शेप में है। ऐसे ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम। ऑप्शन ए है छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, ऑप्शन बी है छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, ऑप्शन सी है कार्य विधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, ऑप्शन डी है गणितीय संकल्पना में कठोरता देने वाला होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दशमलव संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 मल्टीपल 0.6 इज इक्वल टू 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। ऑप्शन ए है ग्राफ पेपर, ऑप्शन बी है डाइंस ब्लॉक,
ऑप्शन सी है टेलर का गिनतारा, ऑप्शन डी है संख्या चार्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ग्राफ पेपर। जो आपकी दशमलव संख्याएं हैं उनको आप ग्राफ पेपर पर अच्छे से रिप्रेजेंट करके बच्चों को दिखा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके अलावा इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए है तर्क कौशल का विकास, ऑप्शन बी है गणितीय अवधारणाओं को समझना, ऑप्शन सी है गणितीय भाषा का विकास, ऑप्शन डी है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तर्क कौशल का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुकरण किस प्रकार किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है चित्र बनाना, ऑप्शन बी है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, ऑप्शन सी है अनुभव प्रदान करना, ऑप्शन डी है भाषा के माध्यम से समझाना। इसको आपने सीक्वेंस में एक अनुक्रम में करना है। इसको कूट में देखते हैं इसमें कि सबसे पहले जो फर्स्ट है आपका CABD होगा, सेकंड में है DCAB होगा, थर्ड में है CDAB होगा और फोर्थ में है DCBA होगा। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसका हो जाएगा? 4। डी होगा पहले, फिर आपका C आएगा, फिर B आएगा, फिर A आएगा। ये आपका आएगा फर्स्ट नंबर पर, फिर आपका आ जाएगा ये आ जाएगा आपका DCBA। यहाँ पर है आपका, पहले आएगा आपका डी, पहले आएगा आपका डी इसमें पहले नंबर पर, फिर आपका आएगा इसमें C सेकंड नंबर पर, फिर थर्ड नंबर पर आएगा आपका B और लास्ट यहाँ पर आएगा आपका थर्ड नंबर पर, फिर फोर्थ नंबर पर आएगा आपका A। यानी कि भाषा के माध्यम से समझाना, फिर बच्चे को अनुभव प्रदान करना, फिर प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना और लास्ट में चित्र बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई 83 - 27 = 64। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है? ऑप्शन ए है यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। ऑप्शन बी है बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। ऑप्शन सी है बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है। ऑप्शन डी है बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कि बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं, क्योंकि बच्चे को 1s, 10s, 100, 1000 अगर ये पता होगा स्थानीय मान के बारे में तो बच्चा उसको आसानी से सॉल्व कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम और आकलन के चक्कर के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। ऑप्शन बी है शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। ऑप्शन सी है प्रगति रिपोर्ट का विकास। ऑप्शन डी है बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। आगे कूट में बताना है इसमें कि फर्स्ट में BDAC होगा, इसका सेकंड में BACD होगा, थर्ड में ABDC होगा या फिर इसका फोर्थ में DABC होगा। इसका राइट आंसर बताना है आपने कि राइट आंसर क्या होगा इसका। आपका इसमें आ जाएगा आपका राइट आंसर सेकंड BACD। यहाँ देख लेते हैं इसका। सबसे पहले बी में क्या था आपका? बी में आएगा आपका शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। फर्स्ट नंबर पर आपका बी आ जाएगा। फिर सेकंड नंबर पर आएगा आपका इसमें ए शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। फिर थर्ड नंबर पर आएगा आपका सी जो आपकी प्रगति रिपोर्ट है उसका विकास, थर्ड नंबर पर आएगा आपका ये। और फोर्थ नंबर पर आ जाएगा आपका डी कि बच्चों के अधिगम और प्रगति की
प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? ऑप्शन ए है बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। ऑप्शन बी है रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। ऑप्शन सी है रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। ऑप्शन डी है रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। क्योंकि आपके जो हिंदू अरबी अंक हैं वो आपके 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2 आपके यहाँ से शुरू होते हैं 0 से। लेकिन जो आपका ये रोमन अंक है ये आपका 0 से शुरू नहीं होता, ये आपका फर्स्ट नंबर से शुरू होता है, इसलिए इसमें स्थानीय मान नहीं निकाला जा सकता। और अगर स्थानीय मान नहीं बच्चों ने सीखा तो वो इससे अंकों की गणना जो है उनका उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। बच्चे छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। ऑप्शन बी है यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। ऑप्शन सी है बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम शराड्स खेलने का आनंद लेते हैं। ऑप्शन डी है यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एक इसमें आपका अवसर आया हुआ है और एक उसमें आपकी उसको गहन बनाता है। तो यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। ऑप्शन ए है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। ऑप्शन बी है गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। ऑप्शन सी है सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, ये आपका ऑप्शन सी है। और डी में क्या है कि अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। अब ऐसा होता है कि जैसे जो अनएजुकेटेड पर्सन है क्या वो उनको गणित नहीं आता, गणित में क्या उनको जोड़ घटाव नहीं आता है क्योंकि वो अपनी संस्कृति से उन्होंने उसको सीखा है। संस्कृति से कैसे उन्होंने उसको एक्वायर किया है कि जैसे उनके फादर की शॉप है किसी बच्चे की तो वहाँ से वो उसको सीखेगा कि कैसे से वो प्लस माइनस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए? ऑप्शन ए है कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर। ऑप्शन बी है एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। ऑप्शन सी है एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। ऑप्शन डी है अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि एक दूसरे से वो सीख सकें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कि अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि एक दूसरे से वो सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि। ऑप्शन ए है वर्ष की अंतिम परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। ऑप्शन बी है गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं। ऑप्शन सी है विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। ऑप्शन डी है बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। ऑप्शन ए है बच्चों का अन्वेषण में लगना। ऑप्शन बी है शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। ऑप्शन सी है बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। ऑप्शन डी है बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है समूह बनाना। ऑप्शन बी है एक एक संगतता। ऑप्शन सी है क्रमबद्धता। ऑप्शन डी है संख्या नाम यादृच्छिक रूप से बढ़ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक एक संगतता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है उसने लंबाई जो लेंथ मल्टीपल ब्रेड्थ है उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ऑप्शन ए है बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। ऑप्शन बी है बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऑप्शन सी है बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के असामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। ऑप्शन डी है बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी, कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में प्रयोग किया है, इसलिए वो उसका एरिया आपको बता रहा है कि लेंथ मल्टीपल ब्रेड आपका किसका हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा आपका। ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। ऑप्शन बी है गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। ऑप्शन सी है आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। ऑप्शन डी है हर कोई गणित सीख सकता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन डी, कि हर कोई गणित सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय को सीखने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग की है। अब यहाँ पर शिक्षक ने कौन सी विधि को प्रयोग किया है। ऑप्शन ए है प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन बी है आगमन विधि। ऑप्शन सी है निगमन विधि। ऑप्शन डी है व्याख्यान विधि। इस पर टीचर ने क्या किया, सबसे पहले समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। तो इसमें आपकी कौन सी हो जाएगी, आगमन विधि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगमन विधि वो है आपकी जो आपकी उदाहरण से नियम पर जाती है। उदाहरण से नियम, पहले बच्चों को उदाहरण दिया जाता है, फिर बच्चे से पूछा जाता है। और जो आपकी निगमन विधि है, निगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले बच्चों को नियम बताया जाता है। पहले बच्चों को फॉर्मूला बताएंगे, फिर उसको एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, तो ये फ़र्क है आपका आगमन विधि में और निगमन विधि में। निगमन विधि क्या है आपकी, निगमन न से निगमन और न से नियम। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। ऑप्शन बी है संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन सी है संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, कि संकल्पना क्या पूछा है इन्होंने, नहीं पूछा है कि केवल, जहाँ पर केवल आ गए आपके वो तो नेगेटिव में जाएगा, तो नेगेटिव इन्होंने आंसर पूछा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।